आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें जंग मैदान से ज्यादा दिमाग में लड़ी गई। ये कहानी है अहमदनगर सल्तनत के खत्म होने की। एक ऐसी कहानी जहां वफादारी से ज्यादा धोखे की और तलवार से ज्यादा दौलत की चली। सोचिए जरा, किसी सल्तनत को जीतना हो तो क्या किया जाए? जंग लड़ी जाए? शायद नहीं। कभी कभी सल्तनतें खरीदी भी जाती हैं। और यही है हमारी आज की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू। ये सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन नहीं था, बल्कि एक ऐसा सियासी खेल था जिसमें एक पूरे राज्य की बोली लगा दी गई थी। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो देखिए, कहानी शुरू होती है दक्कन से। मुगलों के लिए दक्कन हमेशा से एक पहेली जैसा रहा है। यहाँ की जो सल्तनतें थी ना, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये सब मिलकर मुगलों को जबरदस्त टक्कर दे रही थीं। लेकिन अब दिल्ली के तख्त पर एक नया बादशाह था जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ दक्कन पर थीं। अब देखिए, अकबर और जहांगीर ने कोशिश तो बहुत की, पर दक्कन में मामला एक तरह से अटका हुआ था। लेकिन शाहजहां का अंदाज एकदम अलग था। वो बहुत अग्रेसिव था। उसका एक ही मकसद था, इन सल्तनतों को पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिला लेना। ये उसके लिए सिर्फ जंग नहीं थी, एक तरह का पर्सनल मिशन बन चुका था। और इसकी एक बड़ी वजह थी। शाहजहां कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो सिर्फ दिल्ली के तख्त पर बैठकर हुक्म चला रहा हो। अरे नहीं, उसे तो दक्कन का कह सकते हैं चप्पा चप्पा पता था। उसने खुद वहां लड़ाइयां लड़ी थीं, फौज की कमान संभाली थी। और यही तजुर्बा उसे उसे और भी खतरनाक बना देता था। कहते हैं ना, हर बड़ी आग के लिए एक चिंगारी काफी होती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाहजहां को दक्कन पर चढ़ाई करने के लिए बस एक बहाना चाहिए था। और ये बहाना उसे मिला एक विद्रोही सरदार से, जिसने कह सकते हैं अनजाने में ही अहमदनगर के पतन की कहानी लिख दी। तो हुआ यूं कि खान जहां लोदी नाम का एक सरदार था। वो मुगलों से बागी हो गया। और उसने क्या किया? उसने 30,000 रुपए की घूस लेकर बालाघाट का पूरा इलाका अहमदनगर को दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो भागकर अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के पास जा पहुंचा पनाह लेने। अब सोचिए, शाहजहां के लिए तो ये सीधी सीधी बेइज्जती थी। एक बागी को पनाह देना, ये तो मुगल सल्तनत को खुली चुनौती थी। शाहजहां को एक बात अच्छी तरह पता थी, दक्कन की असली ताकत उनकी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उनके गठबंधनों में है। तो उसने सिर्फ तलवार नहीं चलाई, दिमाग भी चलाया। उसकी सीधी सीधी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। दुश्मन के सबसे पक्के दोस्तों को ही अपनी तरफ कर लो। और इस खेल में उनका पहला और सबसे बड़ा मोहरा कौन बना? एक बहुत ही ताकतवर मराठा सरदार, शाहजी भोसले। हाँ, वही छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता। मुगलों ने उनके सामने एक ऐसी डील रखी जिससे मना करना लगभग नामुमकिन था। तो आखिर क्या थी ये डील? शाहजी को दिया गया 5,000 का मनसब। अब ये मनसब क्या होता है? ये समझिए कि एक बहुत ही ऊंची मिलिट्री रैंक थी, और इसके साथ मिली पुणे की जागीर, वहां की जमीन। उस जमाने में ये पावर और इज्जत की सबसे बड़ी निशानी थी। बस इसी एक चाल से मुगलों ने अहमदनगर की नींव का एक बड़ा पत्थर खींच लिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। दक्कन की सियासत में वफादारी बहुत कच्ची चीज थी। हुआ ये कि शाहजी को जो पुणे की जागीर मिली थी, वो उनसे लेकर किसी और को दे दी गई। बस ये तो उनके सम्मान पर सीधा हमला था। शाहजी भयंकर नाराज हुए और फौरन पाला बदल लिया। मुगलों को छोड़कर वो सीधा जा मिले बीजापुर सल्तनत से। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में रिश्ते इज्जत और मतलब के दम पर ही टिकते थे। अब कहानी में एंट्री होती है उस आदमी की जो इस पूरी सल्तनत के डूबने की सबसे बड़ी वजह बना। और विडंबना देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि अहमदनगर को बचाने वाले महान मलिक अंबर का अपना बेटा था, फतेह खान। इसे इतिहास का सबसे बड़ा मजाक ही कहेंगे। सोचिए, एक तरफ मलिक अंबर जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मुगलों को दक्कन से बाहर रखने में, और दूसरी तरफ उसका बेटा जिसने अपने बाप की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। फतेह खान अपनी साजिशों की वजह से पहले तो जेल में था। 1630 में उसे निकाला गया और सीधा वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन पावर हाथ में आते ही उसका असली रंग दिखा। उसने सबसे पहले अपने ही बादशाह मुर्तजा द्वितीय को मार डाला। और किसके कहने पर? शाहजालां के कहने पर। इसके बाद उसने एक 10 साल के बच्चे हुसैन निजाम शाह को तख्त पर बिठाया और आखिर में जाकर उसे भी धोखा दे दिया। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। जगह है दौलताबाद का मजबूत किला।
और यहीं पर अहमदनगर सल्तनत की तकदीर का आखिरी फैसला होने वाला था। और फिर से एक और विडंबना देखिए, जिस फतेह खान ने अपने बादशाह को कत्ल किया था, वही अब बीजापुर और शाहजी भोसले के साथ मिलकर मुगल कमांडर महाबत खान से किले को बचा रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ एक नाटक था, एक दिखावा। ये जो नंबर दिख रहा है 10 लाख, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक पूरी सल्तनत की कीमत है। बिल्कुल सही। मुगल कमांडर महाबत खान ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने फतेह खान के सामने 10 लाख रुपए की पेशकश रखी, एक भारी भरकम रिश्वत, और फतेह खान बिक गया। उसने दौलताबाद के मजबूत किले के दरवाजे मुगलों के लिए खोल दिए। ये जंग तलवार से नहीं, दौलत से जीती गई। और बस, फतेह खान के इस आखिरी धोखे के साथ ही निजाम शाही सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। अहमदनगर का किस्सा खत्म हो गया। तो अंजाम क्या हुआ? उस छोटे से बादशाह हुसैन निजाम शाह को पकड़कर ग्वालियर के किले में जिंदगी भर के लिए कैद कर दिया गया, और गद्दार फतेह खां उसे इनाम मिला, पेंशन देकर उसे लाहौर भेज दिया गया, और साल 1633 में अहमदनगर सल्तनत का नाम नक्शे से मिटा दिया गया और वो मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बन गई। लेकिन क्या यहाँ कहानी सच में खत्म हो जाती है? नहीं। अहमदनगर के गिरने से दक्कन की सियासत में एक खालीपन आ गया, एक वैक्यूम। और इस खालीपन को भरने के लिए एक नई ताकत अंगड़ाई ले रही थी, एक ऐसी ताकत जो इसी उथल-पुथल के बीच पैदा हुई थी, जिसने ये सारा खेल अपनी आंखों से देखा था। वो कौन सी ताकत थी जो अब मुगलों को टक्कर देने वाली थी? खैर, ये एक बिल्कुल अलग और नई कहानी है।